तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो किस देश से था, पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है इटली से, बी नंबर पर ऑप्शन है जर्मनी से, सी नंबर पर ऑप्शन है फ्रांस से, एंड यहाँ पर डी नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है ब्रिटेन से। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो किस देश से था, इटली जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। फ्रांस ऑप्शन मिला है, ये भी आपका रॉन्ग है। ब्रिटेन भी रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। ठीक है, यहाँ पर जो बी नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है यही होगा आपका राइट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, हम सबको पता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिला है बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर पर है सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर पर है महात्मा गांधी, इसके बाद डी नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है पंडित नेहरू। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, यानी यहाँ पर आपका जो सी नंबर पर ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर गाइस है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1922 में, 1924 में, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 1925, एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर पर दिया गया 1930। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ था ये? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया गया है 1922, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1914 में या फिर 1920 में। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वो आपका प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में, यानी यहाँ पर आपका सी नंबर पर जो ऑप्शन है
यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, 1914 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। आपको वैसे इसी तरह से वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो किस देश में लाल मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में, ओडिशा में, पंजाब में या फिर राजस्थान में। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर बी नंबर पर राइट ऑप्शन है ओडिशा। ओडिशा में लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कौन सा है, ए नंबर पर ऑप्शन है केरल, बी नंबर पर है तमिलनाडु, सी नंबर पर है पश्चिम बंगाल, डी नंबर पर है असम। तो भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, असम। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है तो ओडिशा, और भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ये है कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, तांबा से, बॉक्साइट से, सोना से या फिर लौह अयस्क से। तो हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, तो लौह अयस्क से। डी नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं वो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट थे उनको यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद गाइस सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए कुछ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसी तरह से गाइस अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए हो या फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो गाइस प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट डे ही आपको उसी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं कि जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको सही ढंग से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला प्रश्न क्या है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या हैं। पहले आपको इस तरह से लिखना है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना की गई। इसके बाद आप लिखोगे कि इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। वो कौन कौन से कारण हैं उनको हम आगे देखेंगे। तो पहले इतना याद कर लीजिए किस तरह से आप लिखोगे। एक दो लाइनें आपको लिखनी है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना की गई। इसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे अयोग्य शासक, और इसमें आपको लिखना है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ लुई वंश का शासन था जिसका शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और कर्तव्यहीन शासक था। वह सुधारों का पक्षधर नहीं था। तो यानी कैसा शासक था, अयोग्य शासक था। तो फर्स्ट हेडिंग आपको याद होगी ये डालनी है। और पहले आपको दो लाइनें क्या लिखनी है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना की गई। फर्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, अयोग्य शासक। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सेकेंड हेडिंग यहाँ पर ये डालनी है मध्यम वर्ग, यानी फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या थे। ठीक है,
तो सेकंड यहाँ पर हो जाएगा मध्यम वर्ग। इसमें आप लिखोगे कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे छोटे उद्योगपति जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते हैं। ठीक है, तो अयोग्य शासक फर्स्ट हेडिंग, सेकंड डालोगे मध्यम वर्ग। इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी आपको लिखना है, उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे आम जनता की दयनीय स्थिति, और ये हेडिंग डालने के बाद इसमें आप लिखोगे कि इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। तो फ्रांस की क्रांति करने के लिए उसके कारण कौन कौन से थे, मुख्य कारण कौन कौन से थे? तो पहला क्या हो गया, अयोग्य शासक था वो। ठीक है, दूसरा हो गया मध्यम वर्ग, इसमें आपको क्या लिखना है देख लिया। तीसरी हेडिंग आपको ये डाली है आम जनता की दयनीय स्थिति। क्लियर? तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे कि दार्शनिकों का प्रभाव, और फिर इसमें आप लिखोगे कि इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, दार्शनिकों का प्रभाव, और क्या लिखना है इसमें कि इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे। अगला क्वेश्चन है कि विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेश व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि विदेश व्यापार क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे विदेश व्यापार, और इसमें आप लिखोगे कि जब एक देश अपनी सीमा से बाहर जाकर दूसरे देशों में व्यापार करता है तो उसे ही हम विदेश व्यापार कहते हैं। ये आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो कि विदेश व्यापार क्या होता है। क्या लिखोगे, जब एक देश अपनी सीमा से बाहर जाकर दूसरे देशों में व्यापार करता है तो उसे ही हम विदेश व्यापार कहते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे विदेश व्यापार को अनुकूल बनाने के उपाय, और फिर आपको पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ पर लिखना है। यहाँ पर एक में पूरा लिख दिया गया है। तो फर्स्ट आप लिखोगे कि आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि विदेशों में पर्याप्त मांग वाले बाज़ारों की खोज, देशों से आयात होने वाली वस्तुओं का अपने देश में ही उत्पादन करने का प्रयास करना। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे अनुसंधान को बढ़ावा देना, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको ये लिखना है कि आयात निर्यात नीति का सरलीकरण करना। तो क्वेश्चन क्या था कि विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो विदेश व्यापार क्या है आपने सीख लिया कि जब एक देश अपनी सीमा से बाहर जाकर दूसरे देशों में व्यापार करता है तो उसी को हम कहते हैं विदेश व्यापार। इसके बाद आपको बताना था कि विदेश व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव। ठीक है, तो अनुकूल बनाने के आपके कौन कौन से उपाय हैं उन पर भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? तो फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? तो पहले आपको इस तरह से एक लाइन लिखनी है कि फ्रांसीसी क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। इस क्रांति के प्रमुख कारण थे कौन कौन से? पहले यहाँ पर देखिए इसके राजनीतिक कारण क्या थे, इसके बाद देखेंगे सामाजिक कारण क्या थे। तो राजनीतिक कारण हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि फ्रांस के शासक स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। वे राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते हैं अतः वे प्रजा के सुख दुख हित
अहित की कोई चिंता न करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे। वे जनता पर नए नए कर लगाते रहते थे। ठीक है, पहले आपको इस तरह से लिखना है। तो फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। फर्स्ट आप एक लाइन लिखोगे, यहाँ पर याद करते चलिए जो भी आंसर है सबको, कि फ्रांसीसी क्रांति में 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। इस क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। आप नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर डालोगे राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से 2-4 लाइनें इसमें लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे उसको देख लेते हैं। तो इतना आपको याद हो गया किस तरह से आपको लिखना है कि फ्रांस के शासक स्वेच्छाकारी और निरंकुश थे। वे राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, अतः वे प्रजा के सुख दुख हित अहित की कोई चिंता न करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे। इसके बाद आप लिखोगे कि वे जनता पर नए नए कर लगाते रहते थे। तो राजनीतिक कारण ये हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आपके सामाजिक कारण हैं और उसमें भी कुछ आपको हेडिंग्स डालनी है, तो किस तरह से आप डालोगे उसको देख लेते हैं। और गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। गाइस, अगर सच में आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और इसी तरह से किसी और सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए हो तो गाइस प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण बीच में हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी पादरी वर्ग, और इसमें आप लिखोगे कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी या उच्च धर्माधिकार आते थे। उस समय कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था के रूप में कार्य करता था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे कुलीन वर्ग, और कुलीन वर्ग हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है कि इस वर्ग में बड़े बड़े सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी एवं राज परिवार के सदस्य सम्मिलित थे। ये लोग सभी प्रकार के करों से पूर्णतया मुक्त थे। ठीक है, तो सामाजिक कारण में फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी पादरी वर्ग। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड हेडिंग ये डालनी है कुलीन वर्ग, और कुलीन वर्ग में कौन कौन आते हैं वो आपको लिख देने हैं, और पादरी वर्ग में कौन कौन आता है इस तरह से आपको इसमें लिख कर आना है। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए। अब इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। तो इसी तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देकर जाएगा, पर आपको ध्यान रखना है जिस तरह से यहाँ पर हेडिंग पड़ी है उसी तरह से वहाँ पर भी आपको डालनी है। ठीक है, इसके बाद फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे यह आपने देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी आप इस तरह से लिखोगे कि अतीत में कांग्रेस देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल रहा है। इस दल की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। किस तरह से लिखोगे कि अतीत में कांग्रेस देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल रहा है। इस दल की स्थापना 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। प्रारंभ में ही इस दल ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे तथा देश को स्वाधीन कराने में सफलता प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस एक राजनीतिक दल बन गया। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात कांग्रेस एक राजनीतिक दल बन गया। इसके बाद आप लिखोगे कि इसने अपना नया संविधान बनाया जिसे मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में पारित किया गया। इसके बाद आप लिखोगे कि इस संविधान के अनुसार कांग्रेस का लक्ष्य भारत की जनता का कल्याण तथा उन्नति व शांतिपूर्ण तथा न्यायोचित उपायों से देश में एक ऐसे सहयोगमूलक राज्य की स्थापना करना है
जिसका आधार राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समानता, सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान करना है। किस तरह से आप लिखोगे? सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान करना था। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो आप फर्स्ट पहले हेडिंग आपको डालिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद इस तरह से वहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपका पैराग्राफ लिखा गया है इसी तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। ठीक है, तो पहले इतना अच्छे से याद कर लीजिए। आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है कि अतीत में कांग्रेस देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल रहा है। इस दल की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। किसने की थी? एक कांग्रेस अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आपको इस तरह से एक लाइन लिखनी है कि मनरेगा 2005 यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट आपको लिखना है कि मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवारों के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी देना है। ठीक है, फर्स्ट इसका उद्देश्य आप इस तरह से लिखोगे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या लिखना है उसको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको याद हो गया, क्या लिखोगे? मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवारों के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रमिक वाले रोजगार की गारंटी देना है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड उद्देश्य क्या था उसको देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सेकंड आप लिखोगी कि यदि सरकार द्वारा, इसका उद्देश्य था कि यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह पंजीकृत श्रमिकों को बेरोजगार भत्ता देगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको लिखना है कि इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। तो मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं उनको यहाँ पर आपने देख लिया। अब गाइस इसके बाद कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो आपको इसी तरह से गाइस एंड तक देखना है। ठीक है, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये आपको याद हो गया कि मनरेगा 2005 के कौन कौन से मुख्य आपके उद्देश्य थे। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। नेक्स्ट आप तैयार करोगे कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, वो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, बताइए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।